हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू वाईबी बायोलॉजी क्लासेस। आज की क्लास में हम बात करेंगे हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी एंड मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ के बारे में। मोनोक्लोनल एंटीबॉडी क्या होती हैं कि इसके नाम से हमें पता लग रहा है कि किसी एक स्पेसिफिक एपिटोप के अगेंस्ट कोई एंटीबॉडी की फॉर्मेशन, ये मोनोस्पेसिफिक टाइप ऑफ एंटीबॉडीज़ हैं। और हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसके थ्रू मोनोक्लोनल एंटीबॉडी की प्रोडक्शन की जाती है। नॉर्मली हम क्या देखते हैं कि कोई भी नेचुरल एंटीजन है तो उसके ऊपर काफ़ी मल्टीपल एपिटोप्स होंगे और उन एपिटोप्स के अगेंस्ट जो एंटीबॉडीज़ बनेंगी वो भी पॉलीक्लोनल टाइप ऑफ एंटीबॉडी होंगी। तो जो नॉर्मल इन्फेक्शन होता है, जो नॉर्मल हमारी जो इम्यूनाइजेशन की जो प्रोसेस है, हमारी जो बॉडी का नॉर्मल इम्यून सिस्टम है, उसके अंदर क्या होगा कि जब भी कोई भी मल्टीपल एपिटोप वाला नेचुरल एंटीजन एंटर करेगा हमारी बॉडी में तो उसके अगेंस्ट पॉलीक्लोनल टाइप ऑफ एंटीबॉडी की प्रोडक्शन होगी। और ऐसा कैसे होता है कि जो लिम्फोसाइट्स हैं उनके क्लोन्स बनते हैं और अलग अलग तरीके के क्लोन बनते हैं लिम्फोसाइट के, जिसकी वजह से जो एंटीबॉडी है वो भी पॉलीक्लोनल टाइप ऑफ एंटीबॉडी बनेगी। कि दिस रिजल्ट इन एंटीसीरा कंटेनिंग एंटीबॉडी फ्रॉम डिफरेंट क्लोन ऑफ लिम्फोसाइट विद स्पेसिफिसिटीज अगेंस्ट डिफरेंट एपिटोप्स ऑफ एंटीजन, कि अलग अलग एपिटोप ऑफ एंटीजन के लिए पॉलीक्लोनल टाइप ऑफ एंटीबॉडी की फॉर्मेशन होगी फ्रॉम डिफरेंट क्लोन्स ऑफ लिम्फोसाइट, कि अलग अलग तरीके के एपिटोप के लिए अलग अलग तरीके की जो लिम्फोसाइट्स हैं उनसे डिफरेंट काइंड ऑफ एंटीबॉडी की फॉर्मेशन होती है। लेकिन दूसरी तरफ जब हम मोनोक्लोनल एंटीबॉडी की फॉर्मेशन करना चाहते हैं जो कि मोनोस्पेसिफिक टाइप ऑफ एंटीबॉडीज़ है, तो इन्हें सिर्फ एक सिंगल क्लोन ऑफ लिम्फोसाइट से हमें प्रोड्यूस करना होगा। डायरेक्टली हमें क्या करना पड़ेगा कि एक सिंगल एंटीजेनिक डिटर्मिनेंट या फिर एपिटोप के अगेंस्ट हमें एक तरीके की लिम्फोसाइट का क्लोन बनाना होगा और उस सिंगल टाइप ऑफ क्लोन ऑफ लिम्फोसाइट से एक स्पेसिफिक तरीके की एंटीबॉडी का प्रोडक्शन होगा जिसे हम क्या बोलते हैं, मोनोस्पेसिफिक एंटीबॉडी। ऐसी जो एंटीबॉडी प्रोड्यूस की जाती हैं वो स्पेसिफिक होंगी एक सिंगल काइंड ऑफ एपिटोप के अगेंस्ट। अब जो हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी है वो क्या है, ये एक मेथड है हाइब्रिड सेल लाइन फॉर्मेशन का, या फिर हम बोल दें कि हाइब्रिडोमास के फॉर्मेशन का ये एक मेथड है। कैसे बनाई जाती है कि स्पेसिफिक काइंड ऑफ एंटीबॉडी प्रोड्यूसिंग बी सेल को फ्यूज़ किया जाता है माइलोमा सेल से, जो कि कैंसरस बी सेल हैं उनके साथ में इन्हें फ्यूज़ किया जाता है। एंटीबॉडी प्रोड्यूस बाय हाइब्रिडोमा आर ऑल ऑफ ए सिंगल स्पेसिफिक एंड आर देयरफॉर मोनोक्लोनल एंटीबॉडी, की एक सिंगल स्पेसिफिसिटी वाली एंटीबॉडी होंगी जो कि हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी से बनती हैं और उनकी एक सिंगल स्पेसिफिसिटी होने की वजह से हम उन्हें मोनोक्लोनल टाइप ऑफ एंटीबॉडी बोलते हैं। जो प्रोडक्शन है मोनोक्लोनल टाइप ऑफ एंटीबॉडी का, वो सबसे पहले दो साइंटिस्ट थे 1975 में, मिल्स्टीन एंड कॉलर, उन्होंने सबसे पहले इन्हें डिस्क्राइब किया था। इस जो टेक्नोलॉजी है हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी, इसे इंट्रोड्यूस किया था और इसके लिए उन्हें 1984 में नोबेल प्राइज़ भी मिला। हाइब्रिडोमा क्या है, ये सोमेटिक सेल हाइब्रिड है। सोमेटिक जो कैंसरस सेल हैं, कैंसरस बी सेल और जो एंटीबॉडी प्रोड्यूसिंग लिम्फोसाइट्स हैं वो सोमेटिक सेल हैं। तो ये सोमेटिक सेल का हाइब्रिड है और यहाँ पर जो एंटीबॉडी प्रोड्यूसिंग बी सेल्स हैं नॉर्मली वो इन विट्रो कल्चर में सर्वाइव नहीं कर पाती, क्योंकि उनका जो लाइफ स्पैन है वो शॉर्ट लाइफ स्पैन है और शॉर्ट लाइफ स्पैन होने की वजह से उनकी डेथ हो जाती है। इस वजह से इन्हें फ्यूज़ किया जाता है ट्यूमर बी सेल के साथ में, जिन्हें हम माइलोमास बोलते हैं। और जो ट्यूमर बी सेल है इनके पास कैपेसिटी होती है कि इनडेफिनेटली डिवाइड करती हैं, कि मतलब ये मरती नहीं है, ये इमोर्टल सेल लाइन की सेल हैं। तो इन्हें फ्यूज़ किया जाएगा, जो एंटीबॉडी प्रोड्यूसिंग बी सेल्स हैं उन्हें फ्यूज़ किया जाएगा विद माइलोमास सो दैट दे कैन फॉर्म हाइब्रिड।
और जो हाइब्रिड सेल लाइन की फॉर्मेशन होगी उसे हम क्या बोलेंगे, हाइब्रिडोमास बोलेंगे। और जो ये हाइब्रिडोमास बनते हैं ये दोनों तरीके के जो जिन पार्टनर के फ्यूज़न से बनी हैं उनकी प्रॉपर्टी को शेयर करेंगी। ये इन विट्रो कल्चर में इंडेफिनेटली ग्रो करेंगे, मतलब कि ये इमॉर्टल होंगे हाइब्रिडोमा, और ये एक पर्टिकुलर काइंड ऑफ एंटीबॉडी जिनके लिए इन्हें बनाया गया है उन्हें प्रोड्यूस करेंगे। अब जो बात हमने कही है उसे थोड़ा डायग्रामेटिक वे में देखें कि यहाँ पर जो कैंसर सेल है उसे फ्यूज़ किया गया है नॉर्मल प्लाज्मा सेल के साथ में, और उससे प्रोडक्शन हुई है हाइब्रिडोमा सेल की। अब इनकी क्या क्या प्रॉपर्टी है, हमें क्या करना है कि जो कैंसर सेल है हमें सिर्फ उसकी एक प्रॉपर्टी चाहिए, इमॉर्टल। तो कैंसर सेल की यहाँ पर इमॉर्टल प्रॉपर्टी हमें मिलेगी, क्योंकि जो नॉर्मल प्लाज्मा सेल है वो इमॉर्टल नहीं है, उनकी जो लाइफ स्पैन है वो शॉर्ट लाइफ स्पैन है, उनकी डेथ हो जाती है कल्चर मीडिया के अंदर। और हमें ऐसी सेल चाहिए जो कि इमॉर्टल हो, जिनकी डेथ ना हो, जो कि डिवाइड करती ही जाएं। तो ऐसी प्रॉपर्टी है कैंसरस सेल की, और ये प्रॉपर्टी हाइब्रिडोमा के अंदर आएगी। बाकी सारी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो नॉर्मल सेल की यहाँ पर इनके अंदर हाइब्रिडोमा सेल के अंदर हमें देखने को मिलेंगी, ये एक्वायर करेंगी इनकी नॉर्मल प्रॉपर्टीज़ को। तो यहाँ पर जो आईजीएम एंटीबॉडी है वो प्रेजेंट होगी, पीआरटी पॉजिटिव होंगी, मतलब एचजीपीआरटी प्रेजेंट होगा यहाँ पर, टायरोसिन काइनेज प्रेजेंट होगा, और जो साल्वेज पाथवे है और डी नोवो पाथवे है वो दोनों यहाँ पर नॉर्मल होंगे। जो डी नोवो पाथवे है वो तीनों जगह ही नॉर्मल है। साल्वेज पाथवे जो कैंसर सेल है उनके अंदर प्रेजेंट नहीं होता। अब डायग्राम और फ्लो चार्ट की हेल्प से हम देखते हैं कि ये कोई एंटीजन है, इस एंटीजन के ऊपर ABC3 काइंड ऑफ एपिटोप प्रेजेंट है। हमने क्या किया, माइस के अंदर इस एंटीजन को इंट्रोड्यूस करवाया, इसके रिपीटेटिव इंजेक्शन दिए। पहले दिन जैसे हमने इंजेक्शन दिया तो इसने प्राइमरी इन्फेक्शन को कॉज किया। 7 दिन के बाद में जब हमने इसे फिर से इंट्रोड्यूस किया माइस के अंदर तो इसने सेकेंडरी इन्फेक्शन को कॉज किया। देन 14 डे पे जब हमने इसे थर्ड टाइम इंट्रोड्यूस किया माइस के अंदर तो इसने टर्शरी इन्फेक्शन कॉज किया। और ऐसे बार बार रिपीटेटिव इंजेक्शन देने की वजह से इस एंटीजन के अगेंस्ट काफ़ी स्ट्रॉन्ग इम्यून रिस्पॉन्स प्रोड्यूस किया जाएगा। और फिर हम क्या करेंगे कि जो ये माइस है इसके स्प्लीन को आइसोलेट करेंगे, इसकी बॉडी से निकालेंगे, निकालने के बाद उसे होमोजिनाइज करेंगे और उसकी सेल्स को डिसएग्रीगेट कर देंगे। फिर उन सेल को हम डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन से अलग अलग करेंगे। तो सबसे बॉटम पे आरबीसी, देन टी सेल, देन बी सेल की जो सबसे लो डेंसिटी की होगी वो सबसे ऊपर देखने को मिलेगी। तो बी सेल्स हैं उनकी डेंसिटी लो है तो वो सबसे ऊपर मिलेंगी। तो हम क्या करेंगे उसके बाद में जो बी सेल्स हैं उनको आइसोलेट कर लेंगे। उन्हें आइसोलेट करने के बाद हमारे पास ऐसे एपिटोप ए के अगेंस्ट बी सेल है, बी के अगेंस्ट बी सेल है और सी के अगेंस्ट बी सेल है। तो हम क्या करेंगे, इन्हें जो माइलोमा सेल्स है, जो प्लाज्मेटोसाइट कैंसर्स बी सेल हैं, उनके साथ हमने इनके साथ फ्यूज़न करवाया। तो यहाँ जो फ्यूज़न है वो रैंडम फ्यूज़न है और उसके लिए हमें PEG पॉली इथाइल ग्लाइकोल की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये रैंडम फ्यूज़न होगा। रैंडम फ्यूज़न है तो एक कैंसर सेल दूसरी कैंसर सेल से भी फ्यूज़ कर सकती है, जो बी सेल है वो दूसरी बी सेल से भी फ्यूज़ कर सकती है, और ये आपस में बी सेल और कैंसर सेल भी आपस में फ्यूज़ करके हाइब्रिडोमा सेल्स बना सकती हैं। अब हमें क्या करना है कि जो ये मिक्सचर बना है इस मिक्सचर में से हमें जो हाइब्रिडोमा सेल्स हैं उनको सेपरेट आउट करना है। तो हम HAT मीडियम का यूज़ करते हैं। HAT क्या है, HAT के अंदर जो H है वो स्टैंड करता है फॉर हाइपोजेंथिन। हाइपोजेंथिन क्या है, साल्वेज पाथवे के लिए रॉ मटेरियल है, और जो थाइमिडीन है वो भी रॉ मटेरियल है फॉर साल्वेज पाथवे। और जो A है वो अमीनोप्टेरिन है जो कि डी नोवो पाथवे को रोकने का काम करता है। जो DHFR यूज़ होता है उसको रोकने का काम करता है। डाईहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज को प्रिवेंट करता है, ये उसके एक्शन को रोकता है। अब कौन सी सेल है जो HAT मीडियम पर सर्वाइव कर पाएगी, और जो सर्वाइव कर पाएगी उसे ही हम सेलेक्ट करेंगे। तो देखिए जो कैंसर सेल है उसकी डेथ होगी, वो सर्वाइव नहीं करेगी। रीज़न क्या है, क्योंकि यहाँ पर साल्वेज पाथवे नहीं होता, सिर्फ डी नोवो पाथवे, और डी नोवो पाथवे को अमीनोप्टेरिन ने रोक दिया। तो यहाँ पर कैंसर सेल सर्वाइव नहीं कर पाएगी, उसकी डेथ श्योर है। तो जो बी सेल है उसके अंदर तो दोनों पाथवे थे, लेकिन बी सेल का जो ओरिजिनल
लाइफ स्पैन है वो काफ़ी कम है, इस वजह से ये भी ज़्यादा दिन सर्वाइव नहीं करेगी और इसकी डेथ हो जाएगी। लेकिन जो हाइब्रिडोमा सेल्स हैं वो इमॉर्टल हैं, उनके अंदर साल्वेज पाथवे, डी नोवो को तो एमिनोपिटेरिन इनहिबिट कर देगा, लेकिन साल्वेज पाथवे यहाँ पर नॉर्मल होगा और ये एचएडी मीडियम पर इमॉर्टल वे में सर्वाइव करेंगी। तो हमारे पास जो हाइब्रिडोमा सेल मिक्सचर है सिर्फ वो बचा है एचएटी मीडियम पर। फिर हम क्या करेंगे कि जो सेल्स हैं उनको सेलेक्ट करेंगे और उनका सेपरेशन करेंगे, देन सीरियल डाइल्यूशन मीडियम से हम इसका सेपरेशन करेंगे। तो हमें ऐसे अलग अलग तरीके की तीनों जो सेल्स हैं और उन सेल से जो मोनोक्लोनल एंटीबॉडी प्रोड्यूस होंगी, जैसे ए एपिटोप के अगेंस्ट, बी के अगेंस्ट, सी के अगेंस्ट, तो हमें यहाँ पर इन सेल से प्रोड्यूस हुई जो मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ हैं वो मिल जाएंगी। और लैब के अंदर हमें क्या करना पड़ेगा, जो ये हाइब्रिडोमा सेल्स के क्लोन हमने बनाए हैं इन्हें मेंटेन करना पड़ेगा। जो आइसोलेटेड मोनोक्लोनल एंटीबॉडी है हाइब्रिडोमा सेल से उन्हें हम फर्दर यूज़ करेंगे, उनकी क्या क्या एप्लीकेशन है उन्हें हम देखते हैं। एक तो इम्यूनोप्रेसिपिटेंट ऐसे में इनका यूज़ किया जाता है कि जैसे अलाइसा में, रिया में, अलाइसा पोर्ट के अंदर इनका यूज़ किया जाएगा। देन ये रिसर्च पर्पज़ के लिए भी यूज़ किए जाते हैं। जो क्लस्टर ऑफ डिफ्रेंशिएशन मॉलिक्यूल हैं उनको आइडेंटिफाई करने के लिए इनका यूज़ होता है। देन स्पेसिफिक प्रोटीन को डिटेक्ट करने के लिए इनका यूज़ होता है। इम्यूनोफ्लोरेसेंस माइक्रोस्कोपी में इनका यूज़ होगा और ट्रीटमेंट पर्पज़ के लिए भी इनका यूज़ किया जाता है। लेकिन ह्यूमन के अंदर जो इनका यूज़ होता है उन्हें हम डायरेक्टली ह्यूमन में यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि ये माइस से ओरिजिनेट हुई है। तो जो माइस की मोनोक्लोनल एंटीबॉडी है, अगर उन्हें हम ह्यूमन के अंदर इंट्रोड्यूस करते हैं तो वो एज एन एंटीजन काम करेंगी और उस एंटीजन के अगेंस्ट ह्यूमन की एंटीबॉडी बनेंगी। ह्यूमन एंटीबॉडी अगेंस्ट मोनोक्लोनल एंटीबॉडी प्रोड्यूस होंगी, जिसे हम हामा बोलते हैं, और ये न्यूट्रलाइज कर देंगी माइस की एंटीबॉडी को। समरी देखें, शॉर्ट में देखें कि हमने क्या किया कि जो एंटीजन है जिसके ऊपर ए बी सी 3 एपिटोप है उन्हें माइस में इंट्रोड्यूस किया। हमने सीरम के अंदर देखा तो इम्यून रिस्पॉन्स है, कैसे कि जो प्लाज्मा सेल्स हैं वो तीनों तरीके की प्लाज्मा सेल बनी हैं और वो तीनों तरीके की एंटीबॉडी बनाएंगी अगेंस्ट एपिटोप ए, बी एंड सी। तो यहाँ पर पॉलीक्लोनल मिक्सचर ऑफ एंटीबॉडीज़ बनेगा। डिफरेंट एंटीबॉडी रिकॉग्नाइज करेगी डिफरेंट एपिटोप को। और हम क्या करें कि इसके माइस के स्प्लीन को आइसोलेट कर ले। आइसोलेट करने के बाद जो प्लाज्मा सेल है जिनकी जो लाइफ स्पेन है वो कम है, उसे माइलोमा सेल के साथ हम फ्यूज़ करवा दें जिनकी लाइफ स्पेन लॉन्ग है। फिर इनके फ्यूज़न की वजह से पीजी की प्रेजेंस में हाइब्रिडोमा सेल्स बनेंगी, उन्हें हम एचएटी मीडियम पे सेपरेट आउट करेंगे और उनसे फिर प्रोडक्शन होंगी अलग अलग एपिटोप के लिए मोनोक्लोनल टाइप ऑफ एंटीबॉडी की। देन हम बात करें इंजीनियर्ड मोनोक्लोनल एंटीबॉडी, तो यहाँ पर जो काइमेरिक एंटीबॉडी फॉर्मेशन है उसे हम देखते हैं। मोनोक्लोनल एंटीबॉडी का हम काइमेरिक फॉर्म देखेंगे कि एक मोनोक्लोनल एंटीबॉडी को हम दो अलग अलग ऑर्गेनिज्म से बनाएंगे। जैसे एक सिंगल एंटीबॉडी है, उसका जो वेरिएबल और कांस्टेंट रीजन है हम उसे अलग अलग एनिमल से लेंगे। वेरिएबल रीजन हमने लिया माइस से और कांस्टेंट हमने लिया ह्यूमन से। तो जो ह्यूमन की आईजीजी एंटीबॉडी है उससे हमने पूरा कांस्टेंट रीजन लिया, लेकिन जो वेरिएबल रीजन है वो माइस का है। तो जो अब जो एंटीबॉडी बनी है वो काइमेरिक टाइप ऑफ एंटीबॉडी है और इसे यूज़ हम करते हैं ट्रीटमेंट के लिए। लेकिन कुछ ही पेशेंट इसे एक्सेप्ट करवा पाते हैं। मोस्ट ऑफ पेशेंट का जो इम्यून सिस्टम है वो इसे रिजेक्ट कर देगा, क्योंकि इसके अगेंस्ट हामा जो ह्यूमन की एंटीबॉडी है वो प्रोड्यूस होगी और इसे न्यूट्रलाइज कर देगी। जो खासकर जो ये वेरिएबल रीज़न है, इस वेरिएबल रीज़न के अगेंस्ट, क्योंकि ये माइस से ओरिजिनेट हुआ है, तो माइस से ओरिजिनेट होने की वजह से इस वेरिएबल रीज़न के अगेंस्ट ह्यूमन के अंदर एंटीबॉडी की प्रोडक्शन होगी। देन ह्यूमनाइज्ड मोनोक्लोनल एंटीबॉडी की हम बात करें तो यहाँ पर जो आईजीजी एंटीबॉडी है वो पूरी की पूरी ह्यूमन की होगी। सिर्फ जो सीडीआर रीजन है, जो क्लस्टर ऑफ डिफ्रेंशिएशन रीजन है, वो कहाँ से मिलेगा, वो हमें माउस से मिलेगा। तो ये पूरी की पूरी जो एंटीबॉडी है वो ह्यूमन की आईजीजी एंटीबॉडी है और उसके ऊपर जो सीडीआर रीजन है वो माइस के होंगे। तो यहाँ पर जो ह्यूमनाइज्ड एंटीबॉडी है उसे यूज़ किया जाता है ट्रीटमेंट के लिए ह्यूमन में, खासकर कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए। जो हर्सेप्टिन ERB
B2 है, ब्रेस्ट कैंसर में उसका यूज़ किया जाएगा। देन इम्यूनोटॉक्सिन, इम्यूनोटॉक्सिन क्या होंगे कि जैसे ये नॉर्मल टॉक्सिन है। इस टॉक्सिन के दो पार्ट होते हैं, ए पार्ट बिहेव करता है टॉक्सिन की तरह और जो बी है वो रिसेप्टर बाइंडिंग है। यहाँ पर क्या किया जाए कि जो बी सब यूनिट है उसे मोनोक्लोनल एंटीबॉडी से रिप्लेस कर दें। तो बी को रिमूव करके वहाँ पर हम किसको ले आए, मोनोक्लोनल एंटीबॉडी को। टॉक्सिन के साथ कौन जुड़ गया, मोनोक्लोनल एंटीबॉडी, तो इसे हम क्या बोलते हैं, इम्यूनोटॉक्सिन नाम देंगे। ये जो इम्यूनोटॉक्सिन्स हैं ये एंटीबॉडी से एसोसिएटेड हैं और ये टारगेटेड थेरेपी में यूज़ किए जाते हैं। जो कैंसरस सेल हैं उनको किल करने के ये काम आएंगे। ये टॉक्सिन को रिलीज़ करते हैं इम्यूनोटॉक्सिन्स और ये कैंसर सेल को किल करेंगे। जैसे कौन कैसे कैसे एसोसिएशन हो सकता है टॉक्सिन का और एंटीबॉडी का। एक तो जो टॉक्सिन है वो एसोसिएट हो सकते हैं एफसी रीजन ऑफ एंटीबॉडी के साथ, जैसे कि हम डिप्थीरिया टॉक्सिन में देखते हैं। देन रिक्सिन टॉक्सिन क्या करेगा, इसके अंदर जो एफसी रीजन है वो रिप्लेस कर दिया जाएगा टॉक्सिन से। और कुछ टॉक्सिन है जो कि एफएबी रीजन से एसोसिएटेड भी मिलते हैं मोनोक्लोनल एंटीबॉडी के। तो ये हमने कंप्लीट किया टॉपिक हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी एंड मोनोक्लोनल एंटीबॉडी। आई होप ये टॉपिक आपके लिए इम्पोर्टेंट यूज़फुल रहा होगा और ये जो नोट्स हैं वो आपके लिए काफ़ी यूज़फुल रहे होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़, कीप वॉचिंग।